हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 29वां लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। उन्होंने अपना डिनर कंप्लीट करते हुए मिस्टर खुराना से कहा, मुझे अब आपकी कोई परवाह नहीं है। मैं जो कर रही हूँ वो अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ और मेरे नज़रों में जो सही है मैं वो सही कर रही हूँ। क्योंकि अब आप वह सब करने के बाद शाम से बिना किसी शर्म के अपनी नज़रों को मेरी नज़रों से मिलाकर बातें कर सकते हैं, तो मैं भी ये सब कर सकती हूँ। मिस्टर खुराना के इतना कहकर मिस्टर खुराना टेबल से उठी और अपने कमरे की तरफ जाने लगी। तभी मिस्टर खुराना पूरे ताव से अपनी जगह से उठे और मिसेस खुराना के पास आकर उनकी बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए उनके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोले, मैं एक मर्द हूँ और मैं ऐसा कर सकता हूँ। तभी मिसेस खुराना ने भी एक जोरदार थप्पड़ मिस्टर खुराना के गाल पर मारते हुए कहा, आपकी इतनी औकात नहीं कि आप मुझे अपना गुलाम बनाकर रख सके। इसलिए अब तक आपसे हुई शादी की वजह से मैं आपको बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन आज आपने मुझ पर हाथ उठाकर मेरे उस बर्दाश्त करने की सहन शक्ति को भी ख़त्म कर दिया है। इतना कहकर उसने बॉडीगार्ड को इशारा करते हुए कहा, इस आदमी को उठाकर विला से कहीं बाहर फेंक दो। अब इस आदमी का मुझ पर या इस प्रॉपर्टी पर कोई अधिकार नहीं है। इतना कहकर वो आगे बढ़े। तभी मिस्टर खुराना हंसते हुए बोले, तुम्हें क्या लगता है ये प्रॉपर्टी तुम्हारी है? नहीं, ये प्रॉपर्टी मेरी है। तभी मिसेस खुराना पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए बोली, इतना ओवर कॉन्फिडेंट अच्छी बात नहीं है मिस्टर खुराना। वह क्या है ना, कुछ दिन पहले जो आपने कुछ फाइल्स पर साइन किए थे उसमें प्रॉपर्टी के पेपर्स भी थे और वह साइन करने के बाद आपकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम ट्रांसफ़र हो चुकी है। इतना कहकर मिसेस खुराना अपने कमरे की तरफ चली गई और मिस्टर खुराना चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन बॉडीगार्ड ने उन्हें बाहर ले जाकर फेंक दिया। मिसेस खुराना को बार बार उनके घर आई लड़की और उसका मरा हुआ थप्पड़ याद आ रहा था। उसने दांत पीसते हुए कहा, मुझे इस बात पर पक्का यकीन है कि तुम मिस्टर रघुवंशी की लवर या वाइफ हो सकती हो, क्योंकि इस महीने तक मैंने किसी भी मर्द को सेड्यूस करने की कोशिश नहीं की सिवाय मिस्टर रघुवंशी के। तो मिस्टर रघुवंशी अपनी पसंदीदा औरत को मेरे बारे में बता दिया है। तो चलिए अब गेम मैं भी शुरू करती हूँ। अगर ये औरत अपने आप को छोड़कर आपसे दूर नहीं गई तो मेरा नाम भी मोनिका नहीं। इतना कहकर मिसेस खुराना, जिसका नाम मोनिका था, वह मुस्कुराने लगी। वहीं दूसरी तरफ मान्यता करण के साथ घर पहुंच चुकी थी। अर्जुन सब कुछ बालकनी में खड़ा होकर देख रहा था। उसने जब मान्यता को कार से नीचे उतरते हुए देखा तो उसने एक राहत की सांस ली, क्योंकि मान्यता उसे बिल्कुल सही सलामत नजर आई। उसने पहले ही सोच लिया था कि अगर मान्यता को एक खरोच भी आई तो वह मिसेस खुराना को जान से मार देगा। उसने कभी किसी लड़की पर हाथ नहीं उठाया था, लेकिन अगर कोई और उसकी बीवी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, लेकिन मान्यता को सही सलामत देखकर उसे बहुत राहत पहुंची थी। और जब उसने देखा कि मान्यता करण से बात करने के बाद घर के अंदर आ रही है तो वह चुपचाप जाकर बेड पर लेट गया। अर्जुन कुछ देर में मान्यता कमरे में आई और उसने देखा अर्जुन सो रहा है। मान्यता जाकर शॉल उतारकर सोफे पर रखा और आकर बेड पर एक साइड लेट गई और अर्जुन को देखने लगी। कुछ देर अर्जुन को देखने के बाद मान्यता ने एक जोरदार लात अर्जुन की कमर पर मारा और उसे बेड से नीचे गिरा दिया। अर्जुन जो पहले से ही जगा हुआ था वह मान्यता के अचानक लात मारकर बेड के नीचे गिरने से पहले ही हड़बड़ा गया। उसे उसकी कमर पर बहुत जोर से चोट लगी। उसने अपने कमर को पकड़ते हुए कहा, क्या बीवी मिली है यार, मारती पीटती ही रहती है। अभी किस बात के लिए मारा है इसने मुझे? अर्जुन ने घूमकर मान्यता की तरफ देखा तो पाया कि मान्यता मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही है। अर्जुन अपनी कमर को सहलाते हुए उठा और उसने मान्यता से कहा, ये क्या हरकत थी मान्यता, तुमने मुझे लात मारकर बेड से नीचे क्यों गिरा दिया? मान्यता मुस्कुराई और बोली, अर्जुन मुझे ना मूड स्विंग हो रहा है और मुझे तुम्हें लात मारने का मन किया, इसलिए मैंने तुम्हें लात मार दिया। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, सो जाओ फिर से। अर्जुन ने जैसे ही सुना कि ये मूड स्विंग की वजह से हो रहा है तो उसका मुंह ही बन गया।
क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि मान्यता ने उसे जलन के मारे लात मारा था। अर्जुन जैसे ही आकर बेड पर लेटने को हुआ, मान्यता ने एक बार फिर से उसे अपने पैर से धकेल दिया। अर्जुन इस बार नीचे तो नहीं गिरा, लेकिन उसने गुस्से से मान्यता को देखा। मान्यता ने कहा, यहाँ नहीं, सोफे पर जाकर सो जा। आज मेरा पूरे बेड पर फैलकर सोने का मन कर रहा है, और अगर तुम मेरे साथ बेड पर सोने की कोशिश करोगे तो जगह नहीं मिलेगी। अब मेरा बेबी नहीं चाहता कि उसके पापा यहाँ मेरे साथ बेड पर सोए, तो आप जाकर सोफे पर सो जाओ। यह सब कहते हुए मान्यता लगातार अर्जुन को घूर रही थी। अर्जुन को पता था कि मान्यता उसे छोड़ने वाली नहीं है, और वह इस चीज़ को ध्यान ज़्यादा बढ़ने भी नहीं देना चाहता था। इसलिए वह बेड पर ज़बरदस्ती बैठा और मान्यता के करीब आया। उसने मान्यता के हाथ को पकड़ा और उससे बोला, मनु बेबी प्लीज़, मुझे अपने पास सोने दो ना। यू नो ना, मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती। जैसे ही अर्जुन ने के मुँह से मान्यता ने ये सुना तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर रघुवंशी को अपनी वाइफ के बिना नींद नहीं आती, लेकिन मिस्टर रघुवंशी, आपकी वाइफ तो प्रेग्नेंट है और इस बीच आप उसके साथ कुछ कर भी नहीं सकते हो। तो मैं क्या सोचती हूँ, मेरी नज़र में एक लेडी है जो ऐसे मर्दों को सेटिस्फाइड करती है, और पता है उसका नाम मिसेस खुराना है। तो क्यों ना आप उनके पास चले जाए। यह सब कहते हुए मान्यता आंखें तरेर कर अर्जुन को देख रही थी। अर्जुन ने मान्यता की बात सुनकर थोड़ा घबरा गया। अब उसे समझ में आ रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए। वह जानता था कि मान्यता उसकी बातों को बहुत सीरियस ले रही है, और अब उसे मनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उसने कहा, मनु, ऐसा कुछ मत सोचो। तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। यह सिर्फ एक गलतफहमी है, और मैं तुम्हारे लिए हर चीज़ कर सकता हूँ। मान्यता ने उसका चेहरा ध्यान से देखा और कहा, मैं जानती हूँ, लेकिन जब तुम मेरे साथ हो और मुझे ये सब महसूस नहीं होता, तो मुझे यह बात थोड़ी अजीब लगती है। मुझे तुम्हारे पास रहने की ज़रूरत है, लेकिन मुझे यह भी लगता है कि मुझे तुम्हारी थोड़ी दूरी भी चाहिए। अर्जुन ने उसकी बात सुनकर समझाया, मैं तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता हूँ, और मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त बहुत सेंसिटिव हो। मैं बस यह चाहता हूँ कि तुम थोड़ा सा आराम करो, और यह सही समय का सही उपयोग करें। जब तुम्हारा मूड ठीक होगा, तब हम फिर से सब कुछ नॉर्मल कर सकते हैं। मान्यता ने उसे थोड़ा और घूरते हुए कहा, ठीक है, लेकिन तुम समझो कि मुझे इस समय थोड़ी स्पेस की ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे सपोर्ट करो, लेकिन मुझे ये भी महसूस करना है कि मैं अपनी जगह पर हूँ। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हारी इमोशन का सम्मान करता हूँ, और मैं समझता हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए वही करूँगा जो तुम चाहती हो। उसकी बातें करते करते समय ही बीत गया, और मान्यता ने धीरे धीरे अपने गुस्से और नाराज़गी को छोड़ना शुरू कर दिया। वह अर्जुन की बातें सुनकर थोड़ी सहज हुई, और उसने कहा, शायद मुझे थोड़ा और धैर्य रखना चाहिए। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बस अपना ध्यान रखो और अपने लिए समय निकालो। मान्यता ने उसकी ओर देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ठीक है, लेकिन मुझे फिर से ये मूड स्विंग नहीं चाहिए। हाँ, अर्जुन ने उसकी बात मानते हुए कहा, तुम्हें सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखना है, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूँगा। इस बातचीत के बाद मान्यता ने महसूस किया कि उसका गुस्सा अब धीरे धीरे कम हो रहा है, और अर्जुन के साथ होने पर वह फिर से अच्छा महसूस कर रही है। आज शहर और अंगद की शादी का दिन था। सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा था और सभी बहुत खुश थे। जैसा कि पहले ही प्लान हुआ था कि शादी कुल देवी के मंदिर में होगी, और वहां से फिर शहर को घर लाया जाएगा। इसलिए अभी सभी शहर को मंदिर लेकर जाने के लिए रेडी कर रहे थे। बाकी सभी रेडी हो चुके थे। अंगद भी रेडी होकर अपनी कार के पास इंतज़ार कर रहा था। दोनों को अलग अलग कार में लेकर जाने का प्रावधान था, क्योंकि शादी के पहले अंगद और शहर दोनों एक दूसरे का चेहरा नहीं देख सकते थे। अंगद पहले बाहर आया तो अर्जुन ने उसे कहा, चल, तुम्हारी शादी के लिए मुहूर्त इंतज़ार नहीं करेगा। अगर बीत गया तो फिर तुम्हें अगली मुहूर्त यानी कि बच्चे की दुनिया के आने के बाद कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा।
तभी अंगद ने जल्दी से अपने सर को ना में हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं यार, मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। माना कि वह मेरे साथ है, मेरे पास है, लेकिन फिर भी जब शादी के बाद उस पर मेरे नाम की मोहर लगेगी, उसे सिर्फ देखने भर से मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। तब अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई देख, आज तेरी ज़िंदगी में ये ख़ास पल है, लेकिन मैं तुझे कहूँगा कि तेरे पास अभी भी एक आखिरी मौका है। भागने का चाहता है तो भाग जा, क्योंकि देख, मेरी शादी हुई और मैं बर्बाद हो गया। मतलब मेरी वाली मुझे मारती है, पीटती है, मुझे सज़ा देती है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता, उससे दूर नहीं जा सकता। लेकिन तू अभी जा सकता है, क्योंकि तेरी अभी शादी नहीं हुई है। अच्छा, तो मैं आपको मारती हूँ, पीटती हूँ, आप मेरे साथ रहने के लिए मजबूर है। ये आवाज़ सुनते ही अर्जुन के चेहरे के तो तोते ही उड़ गए, क्योंकि पीछे मान्यता अपने सीने पर हाथ बांधे खड़ी अर्जुन को घूर रही थी। अर्जुन ने पीछे मुड़कर दांत दिखाते हुए कहा, मैं तो बस अंगद को कह रहा था, मैंने उसे सीरियसली नहीं कहा, मैं तो बस उससे मजाक कर रहा था। मान्यता बेबी, मेरी बात सुनो। अर्जुन मान्यता के पीछे भागा, क्योंकि मान्यता गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से अंदर चली गई और अंगद पेट पकड़कर हंसने लगा। उसे इस तरह हंसते हुए देख आरुष उसके पास आया और बोला, उसका रिश्ता ऐसा ही है, कुछ पल में नाराज़गी होती है तो कुछ पल में एक दूसरे के साथ हंसते मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। तुम चलो, तुम्हारी भी ज़िंदगी की अब नई शुरुआत होने वाली है शहर के साथ। अंगद ने उसके चेहरे को देखा। उसकी मुस्कुराहट बस दिखाने के लिए थी, लेकिन उदासी उसके पूरे चेहरे पर छाई हुई थी। अंगद घर के बाहर निकल गया और उसके पीछे ही आरुष भी घर के बाहर निकल गया, क्योंकि उसे ही अंगद को मंदिर लेकर पहुंचना था। आरुष ड्राइविंग की सीट पर बैठा और अंगद पैसेंजर सीट पर, और अविका जी और जानकी जी दोनों पीछे की सीट पर आकर बैठ गई। रघुवंशी फैमिली पहले ही मंदिर पहुंच चुकी थी, वहीं तक्ष और निधि भी पहले ही मंदिर पहुंच चुके थे। तक्ष तो बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि उसने शहर के सामने उसके बड़े भाई होने का जो राज अपने दिल में दफन कर रखा था, वह हल्दी वाले दिन ही खोल दिया, क्योंकि उसने अपने बड़े भाई होने का फ़र्ज निभाया था शहर को पहला हल्दी लगाकर। तभी अविका जी को कुछ याद आया और उन्होंने कार से उतरते हुए कहा, अरे तुम लोग जाओ, मैं बाद में आऊँगी शहर के साथ। तभी जानकी जी भी कार से उतरते हुए बोली, रुक, मैं भी आती हूँ, तुम दोनों जाओ। और वैसे भी शादी के पहले कुछ पूजा पंडित जी को अंगद के साथ करनी है, तो वह तब तक हो जाएगी, हम लोग तब तक पहुँच जाएंगे। इतना कहकर दोनों घर के अंदर चली गई। वहीं आरुष अंगद का चेहरा देख रहा था। उसने कार आगे बढ़ा दी। तभी अंगद ने आरुष से कहा, आई एम सॉरी यार। आरुष ने उसकी तरफ मुड़ते कर देखते हुए कहा, लेकिन सॉरी वो किस लिए? हमारी और तुम्हारी तो आज तक कोई बहस भी नहीं हुई, तो फिर सॉरी। तभी अंगद ने कहा, मैंने शहर से तुम्हारा सच छुपाया है। आरुष उसे देखने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि अंगद ने शहर से उसका कौन सा सच छुपाया है। तभी आरुष ने पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुमने शहर से मेरा कौन सा सच छुपाया है? तभी अंगद ने कहा, यही कि तुम मुझ शहर से प्यार करते हो, और यही कि तुम वही लड़के हो जो हमारे आश्रम में हमसे मिलने और हमारे साथ खेलने आया करते थे। तुम वही लड़के हो जो हमेशा शहर की खुशी के लिए उसके आगे पीछे घूमते रहते थे। तुम वही लड़के हो जिसके साथ मैं उसे खेलने से रोकता था, क्योंकि मुझे उसके साथ खेलना अच्छा लगता था। यह सब कहकर अंगद चुप हो गया। तभी आरुष एक झटके से अंगद को देखने लगा और कहा, तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? आरुष अंगद की बातें सुनकर हैरान था। उसने हैरानी से पूछा, तुम जानते थे और शहर को तो मैंने नहीं बताया, इसका क्या मतलब है? अंगद ने आगे रोड की तरफ देखते हुए कहा, एक बार शहर ने जब मैंने तुम्हें पहली बार मान्यता के ससुराल में देखा था, तो उसने मुझसे पूछा था कि क्या उसने तुम्हें पहले कभी देखा है, तो मुझे तुम्हें पहचाने से लगे थे। मैंने तुम्हारी नज़रों में शहर के लिए मोहब्बत देखी थी, और मेरी ज़िंदगी में अपना कहने के लिए सिर्फ शहर ही थी जिसे मैं खो नहीं सकता था। इसलिए मैंने उससे झूठ कहा ही नहीं। तुम्हें मैंने पहले कभी देखा है, उसने मान लिया।
क्योंकि वह मेरी हर एक बात मानती है। उसे हमेशा से लगता था कि तुम जाने पहचाने से हो, लेकिन हर बार मेरा मन करता था, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसे किसी भी तरह से खोना नहीं चाहता। उसके लिए मैं एक तो क्या 1000 झूठ बोल सकता हूँ। आरुष उसकी आंखों से अंगद को देख रहा था। क्या यह उसकी मोहब्बत की इम्तहान थी कि उसकी मोहब्बत ने उसे पहचानने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी आंखों पर मोहब्बत का पर्दा चढ़ा दिया गया था। लेकिन वह अंगद से भी क्या ही कहता, वह भी तो अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर था, क्योंकि वह भी उसे बेइंतहा चाहता था, जिससे वो और उसे मोहब्बत करता था। वह भी उसे छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि वह उसके बिना जी नहीं सकता था। दोनों ही एक ही नाव पर सवार थे, एक ही लड़की से प्यार करते थे और उसकी खुशियाँ चाहते थे। उसने भीगी हुई आवाज़ में कहा, अब इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं है अंगद, क्योंकि वह तुमसे प्यार करती है और तुम्हारे साथ रहना चाहती है। तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है और आज तुम्हारी उससे शादी हो रही है। तो फिर आज के दिन ही तुमने मुझे यह सब बताने के लिए ये दिन क्यों चुना? तभी अंगद ने उसे देखते हुए कहा, पता नहीं क्यों आज मुझे अंदर से बहुत डर लग रहा है, जैसे कि मुझे उसे खोने का डर है और एक अलग डर सा है कि मैं उसके बिना जी भी नहीं पाऊँगा। इसलिए जो मेरे दिल में था वो मैंने बोल दिया। मैंने गलत किया, झूठ बोला, वो मैंने तुम्हारे सामने अपना दिल खोल कर रख दिया है। आरुष आरुष यार, आई एम रियली सॉरी। मैं उसके बिना जी नहीं सकता, इसलिए मैंने उसे जैसा भी चाहा अपने पास रखा। इसके लिए अगर तुम मुझसे नाराज़ होगे या सज़ा दोगे तो मैं वो उसके लिए भी बिल्कुल तैयार हूँ। मुझे सज़ा से डर नहीं लगता, मुझे डर लगता है तो सिर्फ उससे दूर जाने से लगता है। अब तक दोनों मंदिर तक पहुँच चुके थे। उसने कारों की ओर देखते हुए अंगद से कहा, मैं तुम्हें क्या ही सज़ा दूंगा, खुद तो मुझे सज़ा मिल रही है। जिससे मोहब्बत की उससे दूर हूँ और क्या सज़ा दूंगा। ऊपर वाला खुद मुझे इतनी सज़ा दे रहा है। इतना कहकर उसने मुस्कुराते हुए अंगद की तरफ देखा और अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, फ्रेंड्स। अंगद ने उसके हाथ को देखा, फिर हाथ मिलाते हुए बोला, ट्रू फ्रेंड्स। इस बार कभी झूठ नहीं बोलूँगा मैं, और अगर शहर ने कुछ पूछा तो मैं उसे भी अब सच सच बताऊँगा। तभी उसने कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, बस उसे हमेशा से खुश रखना, मैं बस इतना ही चाहता हूँ। तो अंगद ने उससे कहा, वह तो मेरी जान है, मैं उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तभी अंगद ने ऊपर मंदिर की तरफ देखते हुए कहा, तो चले उसके लिए मंदिर के अंदर चले और उसके आने का इंतज़ार करें। अंगद को अपने दिल से एक बड़ा बोझ उतरता हुआ सा महसूस हुआ कि उसने अपना और शहर का सारा सच उसे बता दिया। जो बोझ उसने अपने अंदर बर्दाश्त किया था वो अब उतर चुका था। दोनों मंदिर के अंदर आए तो देखा कि तक्ष निधि, रौनक जी और मिस्टर रघुवंशी सभी वहाँ उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तक्ष आगे बढ़ा और उसने अंगद को अपने सीने से लगाते हुए कहा, मेरी बहन का हमेशा से ख्याल रखना, उसे किसी भी तरह का कोई दर्द नहीं देना। मैं उसे दर्द में बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी खुशियों की खातिर मैंने खुद को उसके सामने जाहिर किया, तो सोचो अगर उसे कोई दर्द देगा तो मैं क्या करूँगा। तभी अविका जी और शहर जानकी जी सभी वहाँ आए तो वो दक्ष की बात सुनकर बोले, क्या मतलब है तुम्हारा? तभी तक्ष ने सबकी तरफ देखकर अपना सच सबके सामने बताया कि वह शहर को न जाने कितने दिनों से ढूंढ रहा था और वो तक्ष का भाई है। और वह शहर के बारे में सब कुछ बताया कि शहर का असली नाम निहारिका है और उसकी माँ का नाम अनामिका है, वह उसकी बहन है और अगली राजकुमारी है। फिर वह जानकी जी की तरफ मुड़कर कहा, बुआ आपको तो मैं पहले ही पहचान गया था कि आप मेरी रागिनी बुआ है। जानकी जी उसे हैरानी से देखने लगी। अब जानकी जी और अविका जी दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर वह अर्जुन की तरफ देखे। अर्जुन जो उनकी सच्चाई पहले से जानता था, अब उन लोगों ने अपनी अपनी सच्चाई सबके सामने रखी कि वो ही तक्ष की बुआ है, जो कि किसी से प्यार करती थी और उसके कारण घर वाले तैयार नहीं थे, जिस कारण वो घर छोड़कर भाग आई थी।
अब जानकी जी की सच्चाई सबके सामने थी कि जानकी जी दक्ष की बुआ है और मान्यता और शहर दोनों उसकी बहन है। अब अविका जी को अपने मन में एक अलग सा डर था कि कहीं उनकी सच्चाई सबके सामने आ गई तो कहीं अर्जुन उनसे दूर न चला जाए। तभी अंगद ने तक्ष से कहा, ठीक है यार, चलो, मैं उसकी खुशी की खातिर मर भी सकता हूँ, और कुछ चाहिए। इस बात पर तक्ष मुस्कुराया और उसे लेकर पंडित जी के पास गया और वहाँ बैठते हुए बोला, यहाँ कुछ पूजा करनी है, उसे कर लो। अब वहाँ पर मौजूद सभी लोग पंडित जी के साथ अंगद की पूजा में शामिल हो गए। पंडित जी ने अंगद को दूल्हे के स्थान पर बैठकर उसके साथ छोटी मोटी पूजा करने लगे। वहीं तक्ष के चेहरे पर थोड़ी परेशानी नजर आ रही थी और वो निधि के चेहरे की तरफ देख रहा था। निधि और तक्ष दोनों थोड़े घबराए हुए लग रहे थे और दोनों अपनी नज़रें को घूम घूम कर यहाँ से वहाँ देख रहे थे। तभी पंडित जी ने कहा, जजमान, अब दुल्हन के आने का मुहूर्त हो गया है, अब उन्हें भी लेकर आइए। तभी तो तक्ष ने अपना सिर हिलाया। वह साइड में आकर शहर के नंबर पर कॉल करने लगा। तभी उसने देखा कि अर्जुन शहर को लेकर आ रहा है। शहर का चेहरा घूंघट से ढका हुआ है। अर्जुन मान्यता को संभाल कर लेकर ऊपर चढ़ रहा था। वहीं जानकी जी, अविका जी दोनों ही संभाल कर शहर को लेकर सीढ़ियों से ऊपर आ रही है। और तभी तक भागकर नीचे आया और उसने अविका जी और जानकी जी से कहा, आप दोनों रहने दीजिए, मैं लेकर चलता हूँ इसे। इतना कहकर उसने शहर को अपनी गोद में उठाया और वह सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर की ओर आया। क्योंकि तक्ष को पता चल गया था कि शहर 4 महीने प्रेग्नेंट है, इसलिए जब भी वो शहर के पास रह रहा था तो उसकी केयर कर रहा था। शहर ने घूंघट के अंदर से तक्ष का चेहरा देखकर उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर प्यार से भरी, आप थोड़े परेशान नजर आ रहे हो भाई। तभी तक्ष ने प्यार से उसके माथे को घूंघट के ऊपर से चूमा और कहा, नहीं बच्चा, बस ऐसे ही, माना कि तुझे मैं इतने सालों से ढूंढ रहा था और इतने सालों बाद मैंने तुझे पाया था, लेकिन फिर से तुझे खो रहा हूँ, तो मैं तुम्हें तुम्हारे पति को सौंपना पड़ रहा है। तुझे ऐसा वक्त नहीं आया कि मैं तुझे अपने पास रख सकूं, अपनी निगाहों के सामने रख सकूं, क्योंकि जब मैं तेरे सामने आया और तूने मुझे भाई कहकर अपनाया, तब मुझे घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि तुझे हल्दी लग चुकी थी। अब ऐसे में घर से बाहर निकलना अशुभ होता है। अब तुझे देख शादी के मंडप में लेकर जा रहा हूँ, तो अगर तेरे पति से दूर करूँगा तब तो गलत होगा ना, इसलिए थोड़ा उदास हो रहा हूँ। तक्ष अभी शहर को रिलैक्स होकर बातें कर रहा था, क्योंकि वह उसके पास थी। उसके साथ अब चाहे कुछ भी हो जाए, वह उसे कुछ होने नहीं देगा। वह अपनी बहन के लिए ज़िंदगी दांव पर लगा देगा। वही शहर तक्ष की बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंगद मुझे बहुत प्यार करता है। तक्ष शहर की बातें सुनकर मुस्कुराया और उसे लेकर मंडप के पास आ गया। जब तक शहर को लेकर मंडप के पास आया, तब अंगद उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा था। तक शहर को लाकर उसके बगल में बैठ चुका था। शहर उसे देखकर मुस्कुराई तो अंगद भी झट से उसका हाथ थामकर मुस्कुराया। उन दोनों को देखकर उन्हें देख रहे आरुष के दिल में एक अलग सी खुशी हुई कि उसे अपनी मोहब्बत तो नहीं मिली ना सही, लेकिन उसकी दोस्त को उसकी मोहब्बत मिली, जिसके साथ वह अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू कर रही है। आरुष बस यही सोचकर बड़ी सी स्माइल के साथ उन दोनों को मंडप में बैठे हुए देख रहा था। वहीं पंडित जी ने मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर दिया। बाकी सभी वहाँ पर मौजूद खुशी खुशी उन दोनों के रिश्ते को एक मजबूत रिश्ते में बनते हुए देख रहे थे। कुछ रस्मों के बाद पंडित जी बोले, अब कन्यादान का वक्त हो गया है। कन्या के माता पिता आए और अपनी कन्या का कन्यादान करें। जैसे ही शहर और तक्ष दोनों ने यह सुना तो दोनों ही बिल्कुल शांत हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। शहर की आंखें अब हल्की नम हो गई थी। उसकी माँ तो पहले ही इस दुनिया से जा चुकी थी, और रही बात पिता की, तो उसने तो अब उसका कोई मतलब ही नहीं था।
सभी तक्ष की तरफ देख रहे थे कि शायद तक्ष कन्यादान के लिए आगे आए। तभी शहर वहीं सामने खड़ी जानकी जी की तरफ देखकर बोली, माँ आप मेरा कन्यादान करिए। जानकी जी ने जब ये सुना तो उनकी आंखें हल्की नम हो गई। वो मुस्कुराते हुए आगे आई और शहर के माथे पर अपना हाथ रखकर बोली, हाँ बिल्कुल, मैं अपनी बेटी का कन्यादान जरूर करूँगी। इतना कहते हुए वो पंडित जी के बताए अनुसार कन्यादान की रस्मों को निभाने लगी। उन्होंने अंगद के हाथों में शहर का हाथ देते हुए कहा, अब मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना। और हाँ, पहले ही तुम मेरे बेटे हैं और ये अब मेरी बहू लगती है, पर हाँ अगर उसे ज़रा सी भी तकलीफ़ हुई ना तो यह माँ तुम्हें सजा देने से पीछे भी नहीं हटेगी। अंगद यह सुनकर मुस्कुराकर बोला, डोंट वरी माँ, मैं कभी भी अपनी जान को कभी तकलीफ़ नहीं होने दूंगा। आपको तो पता है ना, उसमें मेरी जान बसती है। अंगद की बात सुनकर जानकी जी मुस्कुरा दी। वहीं शहर के होठों पर भी एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई थी। बाकी सब भी उसकी बातें सुनकर खुश हो रहे थे। तभी पंडित जी ने कहा, जजमान इनका गठबंधन करने कौन आ रहा है। पंडित जी के गठबंधन करने पर मान्यता आगे बढ़ी तो अर्जुन भी उसके साथ आगे बढ़ा और उसे संभाल कर मंडप के ऊपर चढ़ाया। मान्यता ने शहर और अंगद का गठबंधन किया और धीरे से शहर के कान में कहा, नई जिंदगी आपकी मोहब्बत के साथ मुबारक हो मेरी तूफान में। मान्यता की बातें सुनकर शहर मुस्कुरा दी और उन दोनों को यूं देखकर मान्यता के पीछे खड़ा अर्जुन और अंगद भी अब मुस्कुराए बिना रह न सके। मान्यता गठबंधन को इतनी मजबूती से बांध रही थी कि वह गठबंधन कभी भी खुले ना। उसने गठबंधन को धीरे से नीचे रखा। पंडित जी ने कुछ मंत्र उच्चारण किया। उसके बाद अंगद और शहर से बोले, अब आप दोनों खड़े होकर 7 फेरे ले लीजिए। उसके बाद पहले 3 फेरे में वर आगे रहेंगे और आखिरी के 4 फेरों में कन्या आगे रहेंगी। और हर फेरे के साथ आपको अपने साथी के साथ एक वादा करना है जिसमें आप उनके मान सम्मान की इज्जत करेंगे और पूरी ज़िंदगी उनकी हिफाजत करेंगे और उनके हमसफ़र बनकर रहेंगे। तभी तक्ष की तरफ देख रहे थे जिसके चेहरे पर इस वक्त एक अलग ही मुस्कुराहट और खुशी थी। वह आज अपनी बहन को इतना खुश देखकर बहुत खुश था और मन ही मन उसकी खुशहाल जिंदगी के लिए कामना कर रहा था। तभी अंगद खड़ा हुआ और अपने हाथ को शहर की तरफ बढ़ा दिया। शहर आंखों में चमक, होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट लिए कभी अंगद के हाथों की तरफ देखती तो कभी अंगद के चेहरे की तरफ, जो कि स्माइल करते हुए उसे ही देख रहा था। इस वक्त उन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए बेशुमार मोहब्बत झलक रही थी। शहर धीरे से अपने एक हाथ को अंगद के हाथ पर रखी और उठकर खड़ी हो गई। उन दोनों के फेरे के साथ पंडित जी 7 वचन भी कह रहे थे जिसे वह दोनों मन ही मन एक दूसरे के साथ उन वचनों को निभाने की कस्में खा रहे थे। वहीं अग्नि के चारों तरफ फेरे लेने के बाद वह दोनों वापस पंडित जी के कहने पर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। पंडित जी कुछ मंत्र पढ़े और फिर एक थाली जिसमें मंगलसूत्र और सिंदूर थे उसे अंगद की तरफ बढ़ाते हुए बोले, अब वर वधू की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहनाए। अंगद ने थाली में रखा सिंदूर एक चांदी के सिक्के में उठाया और शहर की मांग में सिंदूर भर दिया। फिर अंगद ने मंगलसूत्र उठाया और उसे शहर के गले में पहना दिया। अंगद आंखों में बेशुमार मोहब्बत लिए एकटक अब शहर को देख रहा था। शहर धीरे से अपनी आंखें खोले तो उसकी आंखें भी अंगद की आंखों से जा मिली। एक पल के लिए दोनों एक दूसरे की तरफ आंखों में ही खो गए, पर अगले ही पल अंगद मुस्कुराते हुए दूसरी तरफ देखने लगा। वहीं यह सब देखकर मान्यता मन ही मन में हंस रही थी और अर्जुन अंगद की हरकतों को देख धीरे से बोला, ऐसा लग रहा है जैसे अभी इसका बस चले तो यहीं अभी सुहागरात भी मना ले, बेशर्म कहीं का। मान्यता जो कि अर्जुन के बिल्कुल पास खड़ी थी वह अर्जुन की बात सुन ली और उसकी तरफ घूर कर देखते हुए बोली, ये बोल कौन रहा है जिसके अंदर 1% भी शर्म नहीं है। मान्यता की बात सुन अर्जुन उसे घूर कर देखने लगा तो मान्यता मुंह बनाते हुए अपना चेहरा सामने की तरफ कर अंगद और शहर की तरफ देखने लगी। अर्जुन ये देख मन में बोला, तुम्हें तो मैं बाद में देखता हूँ बेडरूम में। बीवी इसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलकर रहेगी।
कुछ ही सेकंड बाद पंडित जी की आवाज़ सबके कानों में गई। अब शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। पंडित जी की बात सुनते ही शहर और अंगद के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वे दोनों सच में आज बहुत खुश थे। अचानक से अंगद ने शहर के हाथ को कसकर पकड़ लिया। शहर जब अंगद की तरफ देखी तो अंगद ने धीरे से उसके हाथों को अपने होठों के पास लाकर प्यार से सूंघ लिया। तभी पंडित जी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, अब आप दोनों अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। फिर शहर और अंगद दोनों खड़े हुए और अपने बड़ों के पास जाकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगे। अंगद और शहर दोनों ही जानकी जी के पास पहुँचे और एक साथ उनके पैर छुए। जानकी जी शहर के सर पर हाथ रखते हुए बोली, सदा सुहागन रहो बेटा। फिर अंगद के गाल को छूकर बोली, तुम दोनों की जोड़ी को किसी की नज़र न लगे। तभी भगवान की कृपा तुम दोनों पर बनी रहे। ऐसे ही अंगद और शहर बाकी सभी बड़ों के पैर छूने लगे और दोस्तों से जाकर मिले। तभी अर्जुन ने, जो गार्ड के पास ही खड़ा था, उसने इशारा किया। फिर सभी लोग सीढ़ी से उतरते हुए नीचे की तरफ चल पड़े। अर्जुन ने कार रेडी करने के लिए ऑर्डर दिया। वहीं आरुष ने एक नज़र शहर की तरफ देखा और अपनी कार की तरफ बढ़ गया। उसकी आंखें हल्की नम हो गई थी, पर वह अपने दोस्त के लिए बहुत खुश था। वहीं अंगद ने एक नज़र आरुष की तरफ देखा और उसकी हालत को समझ पा रहा था, पर वह कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि वह अपनी मोहब्बत को खुद से दूर कैसे जाने दे सकता था। आखिर प्यार तो वह भी शहर से बहुत करता था और शहर भी उससे प्यार करती थी। उसे आरुष के लिए थोड़ा बुरा लग रहा था, पर अभी उसने शांत रहना ही सही समझा। वो भी अपनी कार की तरफ बढ़ने लगा। वहीं अर्जुन ने मान्यता का हाथ पकड़ा और धीमे से उसने उसे कार पर बैठाया और उसके माथे को चूम लिया। उसने मान्यता को कार की बैक सीट पर आराम से बिठाया। बाकी सब भी अपनी अपनी कार की तरफ बढ़ रहे थे, पर किसी का भी ध्यान शहर पर नहीं था। अंगद आरुष को देखने के चक्कर में एक पल के लिए शहर पर से उसकी नज़र हटा लिया। वहीं शहर, जो अपनी सोच में खोई हुई थी, वह नीचे उतरी और रोड पर चलने लगी। तभी सामने से एक ट्रक तेजी से शहर की तरफ बढ़ने लगा। किसी का भी ध्यान सामने से आ रहे ट्रक पर नहीं था। अचानक ही अंगद और आरुष दोनों की ही नज़रें ट्रक की तरफ गई। दोनों ही एक साथ चीख निकल गई, शहर। उन दोनों की तेज आवाज़ सुनकर सभी की नज़रें उन पर चली गई और सभी के चेहरे पर डर के भाव आ गए। जानकी जी डर से चीखते हुए बोली, कोई मेरी बच्ची को बचा लो, कोई है जो मेरी बच्ची को बचा लो, मेरे शहर को कुछ नहीं होना चाहिए। एक पल के लिए तो सभी लोग डर गए। अपनी बहन को देख रहा था और उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहे ट्रक की तरफ उसकी नज़रें गए तो उसे दौड़कर उसकी ओर भागा और उसे और अब ज़्यादा घबराहट होने लगी। वह जल्दी से शहर की तरफ भागा। तभी उसने देखा कि उससे पहले ही अंगद और आरुष शहर को बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ रहे हैं। एक तरफ से अंगद तो दूसरी तरफ से आरुष शहर को बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़े। शहर को पूरा माइंड ही ब्लैंक हो गया था उस ट्रक को देखकर। वहीं ट्रक जैसे ही शहर के बिल्कुल करीब पहुंचा, वैसे ही एकदम से आरुष आगे बढ़ा और शहर के पास पहुंचकर उसे कुछ दूरी पर ढकेल दिया और अगले ही पर अंगद दूसरी तरफ से शहर का हाथ पकड़कर अपनी तरफ उसे खींच लिया। तभी ट्रक तेजी से आगे बढ़ा और अगले ही पर शहर की एक जोरदार चीख उस पूरे जगह पर गूंजी और सामने इतना भयानक मंजर देखकर सभी का मुंह खुला का खुला रह गया और आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। आरुष शहर को बचाने के चक्कर में ट्रक के आगे आ गया और उसने शहर के बिल्कुल पास पहुंचकर उसे दूसरी तरफ धक्का दिया। वहीं अंगद, जो कि दूसरी तरफ से शहर के पास आया था, उसने दूसरी तरफ तुरंत शहर के हाथ को पकड़ अपनी तरफ खींच लिया, जिससे वो दोनों रोड की दूसरी तरफ गिर गए। पर जब तक आरुष खुद को बचा पाता, उससे पहले ही ट्रक तेजी से टक्कर के कारण वो उड़ते हुए सीधे रोड की दूसरी साइड जा गिरा। ट्रक ड्राइवर ने एक सेकंड भी वहां गवाए बिना ट्रक को वहां से तेजी से आगे बढ़ गया। वहीं जैसे ही सभी ने यह नज़ारा देखा तो सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। शहर तो इस नज़ारे को देख भी नहीं पा रही थी। डर के कारण वह अंगद की बाहों में ही झुल गई। अंगद झट से उसे अपनी बाहों में समेट लिया। वहीं कुछ दूर पर खड़ी मान्यता की आंखें
फाड़ी ये सब कुछ देख रही थी। अर्जुन जैसे ही यह सीन देखता है वो जल्दी से आरुष के पास पहुंचा और उसके चेहरे को पकड़कर उसके गालों पर थपथपाते हुए बोला, आरुष, आरुष होश में आ। आरुष तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ नहीं होगा। आरुष अपनी आंखें तो खोलना। आरुष प्लीज़। आरुष हल्की सी अपनी आँख खोलकर और अपने लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोला, शहर, शहर ठीक तो है ना शहर? अर्जुन उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस लेकर बोला, हाँ भाई वो ठीक है। अर्जुन की बात सुनते ही अगले ही पल आरुष की आंखें बंद हो गई, जैसे मानो कि वो अर्जुन के मुंह से यही सुनना चाहता था कि शहर ठीक है। और उसके हाथ जो अभी तक अर्जुन के हाथों में था वह नीचे झुक गया। ये देखकर अर्जुन की आंखें फैल गई। वहीं तक्ष भी हैरान रह गया आरुष को देखकर। अंगद शहर और मान्यता के पास छोड़कर जैसे ही आरुष के पास पहुंचा, उससे पहले ही अर्जुन और तक्ष ने आरुष को गोद में उठाकर भागते हुए कार की तरफ बढ़ गए। अंगद भी उसके पीछे आया और उसके हाथ हवा में झूल रहे थे और आरुष का चेहरा भी एक तरफ लटक गया था। उसकी ऐसी हालत देखकर अंगद एक पल के लिए बुरी तरह से डर गया। उसे अंदर ही अंदर एक डर सताने लगा कि कहीं आरुष को कुछ हो न जाए। अगर ऐसा कुछ हुआ तो शायद वह कहीं ना कहीं खुद को आरुष का गुनहगार ही समझेगा। अंगद अपनी जगह पर खड़े आरुष को अर्जुन को ले जाते हुए देखता रहा और एकदम से उसके दिल से आवाज़ आई, आज तुम्हारे प्यार ने मुझे हरा दिया आरुष। सच में तुम्हारे दिल में शहर के लिए इतनी मोहब्बत है। शायद ही कोई इतना किसी से एक तरफा मोहब्बत कर सकता है। उसने देखा तो अर्जुन और तक्ष दोनों ही आरुष को कार के बैक सीट पर लिटा दिए। अर्जुन तक्ष को ऑर्डर देते हुए बोला, जल्दी से आरुष को लेकर हॉस्पिटल पहुंचो, मैं मान्यता के साथ आता हूं। तक्ष ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दिया। अर्जुन तुरंत अपनी कार के पास आया तो वहां पर मान्यता नहीं थी। तभी उसकी नज़र बगल में खड़ी कार पर गई जो कि अंगद की थी। उसने वहां पर मान्यता को देखा। वह अभी भी शहर को होश में लाने की कोशिश कर रही थी। वह अर्जुन की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, वो शहर को अभी तक होश नहीं आया। मान्यता उसे देखकर अब धीरे धीरे पैनिक करने लगी थी। अब तक अंगद भी वहां पर आ चुका था और वह मान्या के तरफ देखकर बोला, कुछ नहीं होगा उसे, मैं कुछ नहीं होने दूंगा उसे, मैं हूं ना। और तुम भी जल्दी से जाकर अर्जुन के साथ हॉस्पिटल के निकलो। मैं भी शहर को लेकर अभी हॉस्पिटल के लिए निकल रहा हूँ। मान्यता तुरंत अर्जुन के साथ जाकर कार में बैठ गई। अर्जुन भी मान्यता के साथ कार में जाकर बैठा और को हॉस्पिटल की तरफ कार ले जाने का ऑर्डर दिया। अंगद के साथ जानकी जी थी। एक एक करके सभी कार हॉस्पिटल के लिए निकल गई। अभी आरुष के सिर से इतना खून निकलना रहा था, अब तक वो खून बंद नहीं हुआ था। आरुष की कंडीशन अब और ज़्यादा क्रिटिकल होती जा रही थी। वह अर्जुन ने फ़ोन निकाला और करण को मैसेज किया कि पता करो ये सब किसने किया है। करण ने कहा, बस 10 मिनट में मैं आपको कॉल करके बताता हूँ। कुछ देर में सारी कार्स एक मुंबई के सिटी हॉस्पिटल में आकर रुकी। अर्जुन ने फ़ोन करके पहले ही सब कुछ अरेंज करवा दिया था, इसलिए उनके कार के वहां पहुंचते ही जल्दी से डॉक्टर स्ट्रेचर लेकर वहां आया। उसने ऑपरेशन थिएटर की ओर लेकर चले गए। वहीं सभी किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आयुष को मार कौन सकना कौन चाहेगा। जानकी जी, एविका जी और बाकी सभी ऑपरेशन थिएटर के बाहर परेशान से बैठे थे। शहर को अभी अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा गया था तो डॉक्टर ने कुछ देर में आकर कहा, अभी वो ठीक है, बस अनकॉन्शियस हो गई थी, लेकिन अब वो ठीक है, बस कुछ देर में उन्हें होश आ जाएगा। इतना सुनने के बाद अंगद को थोड़ा राहत मिला, लेकिन अभी भी टेंशन तो था ही, क्योंकि आरुष के सिर पर लगी चोट और उसके सिर से बहता खून रहा था। डॉक्टर बार बार उस खून को रोकने की कोशिश कर रहे थे। ऑपरेशन थिएटर के आगे अफरा तफरी मची हुई थी। तभी एक डॉक्टर बाहर निकली और उसने एक पेपर अर्जुन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह फॉर्मेलिटी आप पूरी कर दें और बी नेगेटिव ब्लड
का इंतज़ाम अभी जल्द से जल्द कीजिए, क्योंकि हॉस्पिटल में बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप नहीं है। हमने दूसरे हॉस्पिटल से बात की, लेकिन वहाँ से आने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक के लिए आप मैनेज कीजिए। इतना कहकर वो वापस से ऑपरेशन थिएटर के अंदर चली गई। अर्जुन अभी आगे बढ़ ही रहा था, तब तक अंगद ने कहा, मैं फॉर्मेलिटी पूरी करता हूँ, तुम ब्लड अरेंज करो। इतना कहकर फॉर्म लेकर वो रिसेप्शन पर चला गया। तभी अर्जुन का कॉल रिंग किया। अर्जुन ने कॉल रिसीव किया। तभी करण ने कहा, बॉस ये सब अरुण बख्शी ने किया है। अर्जुन ने कहा, अरुण बख्शी को अभी अपनी कैद में लो और अभी सबसे पहले तुम बी नेगेटिव ब्लड का इंतज़ाम करो, जितनी जल्दी हो सके। इतना कहकर अर्जुन ने कॉल कट किया। उसकी आंखों में नमी थी, वो आंसू बहाना नहीं चाहता था, क्योंकि वह रो देता तो वहाँ मौजूद उसकी माँ और मान्यता को कौन संभालता। वहीं पिलर के पीछे खड़ा एक शख्स सभी को एकटक नज़रों से देख रहा था। वहीं तक जो यह सारी बातें खड़ा को सुन रहा था, उसने भी अपने कनेक्शन इस्तेमाल करके आरुष के लिए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप अरेंज करना स्टार्ट किया। अंततः जब तक बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप मिला तो वह जल्दी से अर्जुन के पास गया और उससे बोला, ब्लड ग्रुप अरेंज हो गया, बस कुछ देर में हॉस्पिटल आ रहे हैं, इसका ब्लड ले सकते हैं। तक्ष को देखकर अर्जुन ने कहा, आर यू श्योर, उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तभी तक्ष ने कहा, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बात कर चुका हूँ। अब अर्जुन और बाकी सब उस शख्स के हॉस्पिटल आने का इंतज़ार था जो आयुष को ब्लड दे सके। तभी डॉक्टर वापस से ऑपरेशन थिएटर के बाहर आई और उसने अर्जुन से पूछा, आपने फॉर्मेलिटी पूरी कर दी? अर्जुन ने हाँ कहा, फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। तभी उसने कहा, और ब्लड अरेंज किया आपने? क्योंकि उनका ब्लड बहुत लॉस हो गया है, हम संभाल नहीं पा रहे। तभी अर्जुन ने कहा, हाँ बस 5-10 मिनट वेट कीजिए, तब तक जो ब्लड देंगे वो आने वाले हैं। अर्जुन ने डॉक्टर और बाकी सब की तरफ देखते हुए कहा, आप लोग उनके लिए प्रिपेयर कीजिए कि वह ठीक हो जाए और ऑपरेशन सक्सेसफुल है। इतना कहकर वो अंदर चली गई। अभी अविका जी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। उन्हें देखकर अर्जुन जल्दी से उसके पास आया और उसके सिर को अपने कंधे पर रखते हुए बोला, माँ मत रोइए, आयुष को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर कुछ देर में बाहर आकर यही कहेंगे कि आयुष बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं होगा उसे। ये कहते हुए अर्जुन ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और अपनी आंखों में आए पानी को साफ किया, जो मान्यता देख चुकी थी। और अर्जुन को रोते हुए देखकर अब मान्यता को भी रोना आ रहा था। अर्जुन अब मान्यता के पास आया और उसके पास जाकर उसका हाथ थाम लिया और अपनी हथेली के बीच में दबा लिया ताकि उसे ताकत मिले। तभी एक तेज सायरन की आवाज़ आई और सबकी निगाहें उस गाड़ी की तरफ चली गई। तब सबसे पहले भागा और कुछ पलों में वो ब्लड की यूनिट लेकर वापस लौटा। अर्जुन ने एक राहत की सांस ली और जल्दी से वह यूनिट बाहर को सौंप दी, जो ऑपरेशन थिएटर के बाहर डॉक्टर उसका इंतज़ार कर रही थी। डॉक्टर ने फुर्ती से ब्लड लिया और बिना एक पल गंवाए ऑपरेशन थिएटर के अंदर चली गई। अब सिर्फ इंतज़ार था तो आरुष के ऑपरेशन सक्सेस होने का। तो दोस्तों, अब मैं ये कहानी यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है और आपको इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।